इमेजिन कीजिए आप अर्थ से दूर जा रही हैं, इतना दूर कि सूरज अब आग का गोला नहीं, बस आसमान में चमकता हुआ एक सबसे ब्राइट तारा दिख रहा है। आपने जुपिटर को पीछे छोड़ दिया, सैटर्न की रिंग्स अब दिखाई नहीं देती, प्लूटो भी अब काफी पीछे रह गया है। आप वहाँ हैं जहाँ सोलर विंड खत्म हो जाती है। एब्सोल्यूट साइलेंस, एब्सोल्यूट डार्कनेस। हमें लगता है यहाँ कुछ नहीं है, हमें लगता है कि सोलर सिस्टम यहाँ खत्म हो गया। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि अंधेरे में कोई आपको दिख रहा है, कोई ऐसा जो साइज में अर्थ से कई गुना बड़ा है, एक घोस्ट वर्ल्ड जो पिछले 4.5 बिलियन सालों से सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, लेकिन आज तक किसी इंसान या टेलीस्कोप ने उसे नहीं देखा। बचपन में हम सब ने स्कूल में सोलर सिस्टम का मैप देखा है, बीच में सन, फिर मरकरी, वीनस, अर्थ और एंड में नेपच्यून और प्लूटो। हमें लगता है कि बस कहानी खत्म, हमें लगता है कि हम अपने पड़ोस का हर कोना जानते हैं, लेकिन साइंस की दुनिया में एक कहावत है, एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। यानी अगर कोई चीज दिख नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ नहीं है। पिछले कुछ सालों में एस्ट्रोनॉमर को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो हमारी रोंगटे खड़ी कर देने वाले हैं। सोलर सिस्टम के उस हिस्से में जहाँ सूरज की रोशनी पहुँचने में कई दिन लगा देती है, वहाँ कुछ भारी है, समथिंग रियली मैसिव। साइंटिस्ट इसे प्लेनेट 9 बुलाते हैं, और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, ये नासा के टॉप साइंटिस्ट की सबसे बड़ी रिसर्च है। आज के वीडियो में हम उस अंधेरे में जाएंगे जहां आज तक कोई स्पेस प्रोब नहीं गया। हम जानेंगे कि आखिर प्लेनेट 9 का आइडिया आया कहां से, साइंटिस्ट बिना देखे इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं, अगर ये मिल गया तो क्या हमारी फिजिक्स की किताबों को बदलना पड़ेगा, क्या ये प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है या ये किसी और स्टार सिस्टम से चोरी किया गया एक एलियन वर्ल्ड है। सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, ये सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी डिटेक्टिव स्टोरी है, द हिस्ट्री ऑफ इनविजिबल वर्ल्ड्स। इससे पहले कि हम प्लेनेट 9 के बारे में बात करें, हमें ये समझना होगा कि हम बिना देखे चीजें ढूंढते कैसे हैं। हिस्ट्री गवाह है कि एस्ट्रोनॉमी में सबसे बड़ी डिस्कवरीज आंखों से नहीं मैथ से हुई है। 1781 तक इंसानों को लगता था कि सैटर्न ही सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट है। फिर विलियम हर्शल ने अपने टेलीस्कोप से यूरेनस को ढूंढा। ये एक बड़ी बात थी क्योंकि हजारों सालों में पहली बार इंसानों ने सोलर सिस्टम का बॉर्डर एक्सपेंड किया था। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब एस्ट्रोनॉमर्स ने यूरेनस को ट्रैक करना शुरू किया। यूरेनस नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा था। न्यूटन के लॉज ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से उसे जिस रास्ते पर चलना चाहिए था वो उससे भटक रहा था। वो कभी थोड़ा तेज हो जाता, कभी थोड़ा धीरे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसे खींच रहा है। एस्ट्रोनॉमर्स परेशान थे। इसकी दो पॉसिबिलिटीज थी, पहले कि न्यूटन की फिजिक्स गलत है या फिर वहाँ आगे अंधेरे में कोई और प्लेनेट है जो अपनी ग्रेविटी से यूरेनस को डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ एंट्री होती है एक फ्रेंच मैथमेटिशियन की, उर्बेन ले वेरियर की। ये आदमी जिद्दी और एरोगेंट था पर जीनियस भी था। इसने कहा मैं टेलीस्कोप से नहीं अपने पेन की नोक से प्लेनेट ढूंढूंगा। उस वक्त कंप्यूटर्स नहीं होते थे। उसने हाथ से हजारों कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन किए। महीनों तक वो नंबर्स के साथ खेलता रहा और 1846 में उसने बर्लिन ऑब्जर्वेटरी को एक लेटर लिखा, अपने टेलीस्कोप को स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट पर पॉइंट करो, तुम्हें वहाँ एक नया प्लेनेट मिलेगा। और गेस व्हाट, उसी रात उसी जगह पर उन्हें नेपच्यून मिल गया, ले वेरियर की प्रेडिक्शन से सिर्फ 1 डिग्री दूर। ये साइंस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा माइक ड्रॉप मूवमेंट था। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई। नेपच्यून मिलने के बाद भी एस्ट्रोनॉमर्स को लगा कि कुछ गड़बड़ है। यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिट्स अभी भी थोड़े अजीब थे। उन्हें लगा कि एक और प्लेनेट होना चाहिए, प्लेनेट एक्स। इसी प्लेनेट एक्स की तलाश में पर्सिवल लोवेल नाम के अमीर आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी और दौलत लगा दी। उसने एरिजोना में अपनी खुद की ऑब्जर्वेटरी बनाई और फाइनली 1930 में क्लाइड टॉम्बॉग ने प्लूटो को ढूंढा। सब खुश थे, हमें 9th प्लेनेट मिल गया था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेटर हुई, हमें रियलाइज हुआ कि प्लूटो तो बहुत छोटा है। ये तो अर्थ के मून से भी छोटा है। इतना सा प्लेनेट यूरेनस जैसे जाइंट को हिला नहीं सकता। मतलब प्लूटो वो प्लेनेट एक्स नहीं था जिसे हम ढूंढ रहे थे। प्लूटो बस गलती से फ्रेम में आ गया। और फिर 1989 में जब वॉयेजर 2 प्रोब नेपच्यून के पास से गुजरा तो हमें पता चला कि हमने नेपच्यून का मास गलत कैलकुलेट किया था। जब नया मास इक्वेशन में डाला गया, सारे एरर्स गायब हो गए, सब कुछ परफेक्ट था। साइंटिस्ट ने कहा केस क्लोज्ड, कोई प्लेनेट एक्स नहीं है, सोलर सिस्टम इज कंप्लीट। लेकिन वो गलत थे, केस अभी बस खुलने वाला था। द काइपर बेल्ट एनोमली। नेपच्यून के परे जहां सूरज की धूप पूरी तरह खत्म हो जाती है, वहां शुरू होती है काइपर बेल्ट। ये एस्ट्रॉइड की बेल्ट जैसा है, पर ये बड़ा है और पत्थरों की जगह यहाँ बर्फ के गोले होते हैं। ये सोलर सिस्टम का जंकयार्ड है। यहाँ प्लैनेट्स बनने के बाद बचा हुआ मलबा घूम रहा है।
2000 के अर्ली ईयर्स में कैलटेक के प्रोफेसर माइक ब्राउन ने यहाँ नए ऑब्जेक्ट्स ढूंढने शुरू किए। उन्हें एरीज मिला, होमिया मिला, माँ के मिला। इन डिस्कवरीज की वजह से ही प्लूटो को प्लेनेट लिस्ट से निकालकर ड्वार्फ प्लेनेट बनाया गया। लेकिन इस प्रोसेस में माइक ब्राउन ने डाटा में कुछ बेहद अजीब नोटिस किया, कुछ ऐसा जो इम्पॉसिबल लग रहा था। सबसे पहले उनका ध्यान गया सेडना पर। सेडना एक माइनर प्लेनेट है। इसका ऑर्बिट इतना लंबा है कि इसे सूरज का एक चक्कर लगाने में 11,400 साल लगते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी, सेडना कभी भी नेपच्यून के पास नहीं आता। ये हमेशा दूर रहता है, तो इसे वहाँ फेंका किसने? यूजुअली प्लैनेट्स की ग्रेविटी रॉक को स्कैटर करती है, पर सेडना अलग थलग था। फिर उन्हें मिला 2012 VP113, जिसे एस्ट्रोनॉमर प्यार से बाइडन बुलाते हैं। फिर आधा दर्जन और ऐसे रॉक्स मिले। इन सब में एक पैटर्न था। ब्राउन ने देखा कि ये 6 सबसे दूर वाले ऑब्जेक्ट के ऑर्बिट स्पेस में एक ही तरफ झुके हुए हैं। मैथमेटिकली ऐसा बाय चांस होने की प्रोबेबिलिटी 0.07% थी, यानी 15,000 में से सिर्फ एक चांस कि ये अपने आप हुआ हो। उन्होंने सारे फैक्टर्स चेक किए। क्या ये काइपर बेल्ट का अपना वजन है? नहीं, बेल्ट में इतना मास नहीं है। क्या ये जुपिटर की ग्रेविटी है? नहीं, जुपिटर बहुत दूर है। क्या ये हमारे देखने का नजरिया है? उन्होंने डाटा फिल्टर किया, पर सिग्नल वही था। सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन बचता है। वहाँ अंधेरे में एक और बड़ा प्लेनेट है जो इन छोटे रॉक्स को शेपर्ड कर रहा है, यानी भेड़ बकरियों की तरह एक दिशा में फेंक रहा है। द प्रोफाइल ऑफ द बीस्ट। तो अगर ये प्लेनेट 9 वहाँ है, तो ये दिखता कैसा है? हमारे पास इसकी फोटो नहीं है, लेकिन ग्रेविटी के इफेक्ट्स को स्टडी करके साइंटिस्ट ने इसका एक पूरा बायोडाटा तैयार किया है। शुरू में लगा था ये अर्थ से 10 गुना बड़ा है, लेकिन 2024 के लेटेस्ट डाटा के हिसाब से ये अर्थ से 5 से 6 गुना भारी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये प्लेनेट 9 को सुपर अर्थ बनाता है। पूरे यूनिवर्स में सुपर अर्थ सबसे कॉमन टाइप के प्लेनेट हैं, लेकिन खुद हमारे सोलर सिस्टम में एक भी सुपर अर्थ नहीं है। दोस्तों, प्लेनेट 9 वो मिसिंग लिंक हो सकता है। चलिए बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की। ये शायद नेपच्यून का जुड़वा भाई होगा, एक ठंडा आइसी जाइंट। इसके पास हाइड्रोजन और हीलियम का मोटा एटमॉस्फेयर होगा। इसका कोर रॉक और आइस का बना होगा। व्हाट अबाउट टेम्परेचर? एब्सोल्यूट 0 के बहुत करीब। वहाँ की ठंड ऐसी है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी जमकर बर्फ बन जाए। ऑर्बिट एंड डिस्टेंस, ये चीज दिमाग खराब कर देने वाली है। प्लेनेट 9 सूरज से 300 से 500 AU दूर है। कंपैरिजन के लिए प्लूटो 40 AU दूर है। वॉयेजर 1 जो इंसानों का सबसे दूर भेजा गया ऑब्जेक्ट है, वो भी सिर्फ 163 AU दूर है। प्लेनेट 9 इससे भी 3 गुना आगे है। वहाँ का एक साल अर्थ के 10,000 से 20,000 सालों के बराबर है। सोचो, जब ये प्लेनेट पिछली बार सूरज के सबसे करीब आया था, तब अर्थ पर इंसान खेती बाड़ी नहीं करते थे। हम गुफा में रहते थे और मैमल्स का शिकार करते थे। और इस करंट टाइम में ये प्लेनेट अपने ऑर्बिट के सबसे दूर वाले पॉइंट पर है। यही सबसे बड़ी वजह है कि हम इसे ढूंढ नहीं पा रहे। क्या आपने इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में सुना है? लाइट जैसे जैसे दूर जाती है, वो कमजोर होती जाती है। सूरज की रोशनी को प्लेनेट 9 तक जाना पड़ता है, वहाँ टकराकर वापस अर्थ तक आना पड़ता है। इसी राउंड ट्रिप में लाइट इतनी डिम हो जाती है कि ये प्लेनेट हमारे लिए एकदम इनविजिबल हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, जिस मेहमान का हम इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो दिखता कैसा है? हमारे पास प्लेनेट 9 की कोई फोटो नहीं है, लेकिन फिजिक्स और कंप्यूटर मॉडल की मदद से साइंटिस्ट ने इसका फोरेंसिक स्केच बनाया है। और ये स्केच हमें बताता है कि प्लेनेट 9 हमारी सोच से भी कई ज्यादा अजीब और खौफनाक हो सकता है। चलिए इस घोस्ट प्लेनेट का DNA टेस्ट करते हैं। द मिसिंग लिंक। सबसे पहली चीज इसका साइज। प्लेनेट 9 ना तो अर्थ जैसा छोटा पत्थर है और ना ही जुपिटर जैसा ह्यूज गैस जाइंट। ये इन दोनों के बीच की कैटेगरी में आता है। साइंटिस्ट की कैलकुलेशन कहती है कि इसका मास अर्थ के मुकाबले 5 से 6 गुना ज्यादा है। एस्ट्रोनॉमी में इसे सुपर अर्थ या मिनी नेपच्यून कहते हैं। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हमारी पूरी गैलेक्सी में सबसे कॉमन टाइप के प्लेनेट सुपर अर्थ ही हैं। हर दूसरे स्टार के पास ये होता है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में ये एक भी नहीं। अर्थ छोटी है, नेपच्यून सीधा बहुत बड़ा है, बीच में गैप है। प्लेनेट 9 शायद वो मिसिंग पीस है जो हमारे सोलर सिस्टम की फैमिली फोटो को कंप्लीट करता है। डिकम्पोजिशन। अगर आप प्लेनेट 9 पर खड़े होने की सोचेंगे, तो शायद आप वहाँ खड़े नहीं हो पाएंगे। मोस्ट लाइकली ये एक आइस जाइंट है, नेपच्यून और यूरेनस का जुड़वा भाई। इसका मतलब है कि इसके ऊपर हाइड्रोजन और हीलियम की एक बेहद मोटी और गहरी परत होगी। उस गैस के नीचे स्लशी आइस का एक गहरा समुद्र होगा, पानी, अमोनिया और मीथेन का मिक्सचर। और इसके बिल्कुल सेंटर में रॉक और आयरन का गर्म कोर होगा।
अगर हम वहाँ एक स्पेसशिप लेकर जाएं, तो हमें क्या दिखेगा? इमेजिन कीजिए एक गहरा नीला रंग, नेपच्यून से भी ज्यादा डार्क। इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस होगी। मीथेन रेड लाइट को एब्सॉर्ब कर लेती है और ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि वहाँ सूरज की रोशनी ना के बराबर है। ये प्लेनेट हमारी आंखों को डार्क इंडिगो या ऑलमोस्ट ब्लैक दिखाई देगा। शायद इस पर स्टॉर्म क्लाउड्स होंगे, बड़े तूफान जो सदियों से चल रहे हैं। वहाँ का मौसम कैसा है? जवाब है एब्सोल्यूट डीप फ्रीजिंग। प्लेनेट 9 सूरज से इतना दूर है कि वहाँ का टेम्परेचर -240 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ये इतना ज्यादा ठंडा है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों जमकर पत्थर बन जाएंगी। वहाँ से सूरज कैसा दिखता है? अगर आप प्लेनेट 9 के बादलों से ऊपर जाएं, तो सूरज कोई आग का गोला नहीं दिखेगा, वो बस आसमान का सबसे चमकदार तारा दिखेगा। वहाँ दिन और रात में कोई फर्क नहीं है, वहाँ सिर्फ इटर्नल ट्विलाइट है। लेकिन ये प्लेनेट पूरी तरह मरा हुआ नहीं है। साइंटिस्ट मानते हैं कि प्लेनेट 9 के पास अपनी खुद की इंटरनल हीट है। जब ये 4.5 बिलियन साल पहले बना था, तब की गर्मी अभी भी इसके कोर में कैद है। बाहर से ये बर्फ का गोला है, लेकिन अंदर से ये रेडिएशन निकाल रहा है। यही वजह है कि हम इसे नॉर्मल टेलीस्कोप से नहीं देख पाते, लेकिन इंफ्रारेड टेलीस्कोप इसे ढूंढ सकते हैं। और आखिरी बात, क्या ये अकेला है? बड़ी प्लैनेट्स की ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जुपिटर के पास 90+ मून्स हैं, सैटर्न के पास 140+ मून्स हैं, तो ये नामुमकिन है कि प्लेनेट 9 अकेला हो। हाई चांसेस हैं कि प्लेनेट 9 के पास अपना छोटा सा सोलर सिस्टम हो। इसके आसपास 5, 10 या शायद 20 छोटे आइसी मून घूम रहे होंगे। ये मून शायद वो एस्ट्रॉइड्स हैं जो इसकी ग्रेविटी में फंस गए थे। तो शॉर्ट में प्लेनेट 9 एक बड़ा नीला, बेहद ठंडा और अंधेरे में चमकता हुआ आइस जेंट है, जो अपने खुद के मून्स के साथ चुपचाप घूम रहा है। एक ऐसी दुनिया जो अर्थ से बिल्कुल अलग है, पर साथ ही साथ हमारे सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा हो सकती है। द वाइल्ड थ्योरी, ब्लैक होल और प्लेनेट। कहानी में एक ट्विस्ट है जो सीधा हॉलीवुड साईफाई मूवी से निकला लगता है। 2019 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट जैकब स्कॉट्स और जेम्स उनविन ने एक पेपर पब्लिश किया, जिसने एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में हंगामा मचा दिया। उन्होंने सवाल उठाया, क्या हो अगर हम गलत चीज ढूंढ रहे हैं? क्या हो अगर प्लेनेट 9 एक प्लेनेट ही नहीं हो? उन्होंने प्रपोज किया कि ये ऑब्जेक्ट एक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल हो सकता है। ये नॉर्मल ब्लैक होल्स नहीं है जो तारों के मरने से बनते हैं। ये बिग बैंग के तुरंत बाद बने थे, जब यूनिवर्स बहुत डेंस था। दोस्तों, ये बहुत छोटे होते हैं। अब सुनिए ये माइंड ब्लोइंग फैक्ट। अगर प्लेनेट 9 एक ब्लैक होल है जिसका मास अर्थ से 5 गुना ज्यादा है, तो उसका फिजिकल साइज कितना बड़ा होगा? एक फुटबॉल स्टेडियम जितना? नहीं। एक ट्रक जितना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ एक टेनिस बॉल या ग्रेप फ्रूट के बराबर होगा। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि हमें ये दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि ब्लैक होल लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते, वो लाइट को खा जाते हैं। और अगर वो साइज में इतना छोटा है तो वो टेलीस्कोप में कभी दिखेगा ही नहीं। लेकिन अगर ये ब्लैक होल है तो हम इसे ढूंढेंगे कैसे? स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि ब्लैक होल रेडिएशन को एमिट करते हैं। अगर ये प्राइमोर्डियल ब्लैक होल है तो ये थोड़ा सा एक्स-रे या गामा रे छोड़ रहा होगा, या फिर अगर कोई कॉमेट या एस्ट्रॉइड इसके पास से गुजरा तो ये उसे अपनी ग्रेविटी से फाड़ देगा और उस वक्त एक चमक दिखेगी। साइंटिस्ट अब पुराने गामा रे टेलीस्कोप का डाटा स्कैन कर रहे हैं। हालांकि ये थ्योरी अभी वाइल्ड कार्ड है। माइक ब्राउन और ज्यादातर एस्ट्रोनॉमर मानते हैं कि ये प्लेनेट ही है, लेकिन इसकी ब्लैक होल होने की पॉसिबिलिटी 0% नहीं है। द इम्प्लीकेशन, अगर वो मिला तो क्या होगा? चलो मान लेते हैं हमें कल सुबह न्यूज मिलती है, प्लेनेट 9 डिस्कवर्ड। इसका क्या मतलब होगा? सिर्फ जीके की किताब में एक चैप्टर ऐड होगा? नहीं, ये इससे कई बड़ा है। ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। सबसे पहले सवाल उठेगा, ये यहाँ आया कैसे? क्या इसे हमारी सूरज ने बनाया था और फिर जुपिटर ने इसे लात मारकर दूर फेंक दिया? या फिर द स्टोलन प्लेनेट थ्योरी? कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि जब सूरज ने आया था वो दूसरे स्टार्स के क्लस्टर में था। हो सकता है सूरज ने किसी पासिंग स्टार के सिस्टम से इस प्लेनेट को अपनी ग्रेविटी से चुरा लिया हो। अगर ऐसा है तो प्लेनेट 9 हमारा है ही नहीं, वो एक एक्सोप्लैनेट है जो हमारे बैकयार्ड में रहता है। ये हमें बिना लाइट ईयर्स ट्रेवल किए एक एलियन वर्ल्ड को स्टडी करने का मौका देगा। मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ, क्या वहाँ लाइफ हो सकती है? सरफेस पर तो इम्पॉसिबल है, इसका टेम्परेचर -240 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ग्रेविटेशनल प्रेशर की वजह से इसके कोर में गर्मी हो सकती है। हो सकता है वहाँ बर्फ की मोटी परत के नीचे लिक्विड वाटर का ओशन हो, यूरोपा और एनसेलेडस की तरह। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम वहाँ जा सकते हैं?
अभी की टेक्नोलॉजी से पहुंचने में वहां 75 से 100 साल लगेंगे। वॉयेजर प्रोब को वहां पहुंचने में 40 साल लग गए, लेकिन अगर हम न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन या सोलर सेल यूज करें तो हम शायद 20-30 सालों में वहां तक प्रोब भेज सकते हैं। एक ऐसा मिशन जो हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। प्लेनेट 9 का मिलना या ना मिलना ये बात की बात है। मेरे लिए सबसे फैसिनेटिंग बात ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं। हम एक छोटे से नीले पत्थर पर खड़े होकर मैथमेटिक्स और टेलीस्कोप की मदद से यूनिवर्स के सबसे अंधेरे कोने को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी क्यूरियोसिटी है। ये वही क्यूरियोसिटी है जिसने हमें गुफाओं से निकलकर चांद तक पहुंचाया। चाहे प्लेनेट 9 मिले या ना मिले, इस जर्नी में हम जो नई फिजिक्स सीखेंगे, जो नए टूल्स बनाएंगे, वो हमें यूनिवर्स को समझने में मदद करेंगे। अगर प्लेनेट 9 वहाँ है तो वो हमारा इंतजार कर रहा है, चुपचाप धीरे धीरे घूमते हुए, लाइक अ साइलेंट गार्डियन। और अगर वो नहीं है तो इसका मतलब हमारी फिजिक्स की समझ में कोई बहुत बड़ी कमी है, जो अपने आप में एक नई डिस्कवरी होगी। जीत हर हाल में साइंस की ही होगी। आपको क्या लगता है, क्या प्लेनेट 9 रियल है या ये बस एक नंबर का खेल है? और अगर ये मिला तो हमें इसका नाम क्या रखना चाहिए? रोमन गॉड्स के नाम पर या फिर कुछ और? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम ऐसे ही यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को अनलॉक करेंगे, तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे सोलर सिस्टम में अभी भी बहुत कुछ ढूंढना बाकी है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए कीप लुकिंग अप। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।